इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट से की गई रिसर्च पर आधारित है और यह मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। मैं पहले से ही माफी मांगना चाहती हूँ अगर मैंने अनजाने में किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई हो। इस केस में धर्म से संबंधित संवेदनशील टिप्पणियां की गई हैं, जिसका इस्तेमाल जरूरी होने पर भी मैं उन्हें कम से कम उपयोग करूंगी। वो उस ट्रेन पायलट के लिए एक आम दिन था, लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि कुछ लोग तपती दोपहर में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर ने उन्हें देखते ही ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उतनी तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन को रोका जाता, वो उन लोगों को कुचल गई। आसपास के लोग जोर जोर से हड्डियां टूटने की आवाज सुनकर बाहर आने लगे और उन्होंने देखा कि उन 9 लोगों में 2 लोग अभी भी जिंदा थे। पड़ोसियों ने उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये 9 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, एडम फैमिली, और ये फॉलो करते थे एडम रिलीजन। और अब रह गई थी उनकी पर्सनल डायरीज और परिवार की एक मेंबर जो इस मास सुसाइड का पार्ट नहीं थी और अभी भी जिंदा थी। इस घटना के तुरंत बाद उस रूट से जाने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया गया। आसपास के रीजन से बहुत सारे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई और अगले दिन ये न्यूज पूरे बांग्लादेश में छाई थी। कुछ मीडिया आउटलेट्स इसका कारण एडम्स के इन्फीरियर और सोशल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को बता रहे थे, और कुछ के अनुसार इट वाज द रिजल्ट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेटेड फेल्ड अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट अदर्स इनटू एडम रिलीजन, जिसकी वजह से एडम्स ने तारीख चुनी 11 जुलाई, वही दिन जिस दिन 7 साल पहले उनके हेड मेंबर अब्दुल एडम की मृत्यु हुई। रीजन चाहे जो हो, वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द स्टार्ट। आखिर ये सब हुआ कैसे, कौन थे ये लोग और आखिर ये चाहते क्या थे। हेड ऑफ द फैमिली वाज अब्दुल और उसकी वाइफ का नाम था हजेरा। उन दोनों के 2 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़के, मारूफ द एल्डेस्ट सन और आदिल इन हिज मिड 30s, और 5 लड़कियां, अफसरी द एल्डेस्ट डॉटर 40 years old, Mansura at 33, Razia at 29, Baby who is the only surviving member right now, और शर्मीन 17 साल थी। अफसरी was divorced और उसके 2 बच्चे थे, मोंटू और मुन्नी, 10 and 9 years old respectively। उनकी एक हाउसमेट भी थी एंड we'll call her रेना। बांग्लादेश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी इस्लाम को बिलोंग करती है, सो दे प्रे अल्लाह एंड फॉलो शरिया, और अब्दुल एडम भी यही रिलीजन फॉलो करता था। अब्दुल एडम का असली नाम था अब्दुल हुसैन। उसने 1972 तक आर्मी में काम किया और उसके बाद रिटायर होकर मैरिड होने के बाद कालीन में सेटल हो गया। वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग अब्दुल एक धार्मिक और पढ़ा लिखा इंसान था। वो 1995 तक लगभग 20 साल तक रोज मॉस्क जाता। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने घर में लोगों के अंदर से बीमारियां भगाता था, पोजेस्ड लोगों के अंदर से जिन भगाता था। He was known as a religious healer who had sixth sense, जो लोगों को उनका फ्यूचर बता सकता था, जिसकी वजह से लोग उससे मदद मांगने के लिए उसके पास आते थे। लोग उसे अब्दुल फकीर बुलाते थे। हालांकि उसके बाद फॉर द रीजंस अननोन अब्दुल हुसैन खुद को अब्दुल एडम बुलाने लगा। वो इस्लाम और कुरान को क्वेश्चन करने लगा और आए दिन लोकल रिलीजियस लीडर्स से बहस करने लगा। ऐसे ही एक बार बाजार में बहस होने के दौरान ही वॉज पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड इन मार्केट प्लेस इन 1995। इस इंसिडेंट के बाद से लोग उससे मदद के लिए आना बंद करने लगे और अब्दुल भी खुद को आइसोलेट करने लगा, एंड ही स्टार्टेड कन्वेइंग हिज थॉट्स ओनली टू हिज फैमिली एट दिस पॉइंट। अब्दुल की फैमिली में बाहरी लोगों से काफी कम मिलती जुलती थी। उनके रिलेशंस उनके नेबर्स के साथ बहुत अच्छे नहीं थे, पर चीजें अब्दुल एडम की डेथ के बाद और खराब हो गई, लाइक लिटरली बहुत खराब हो गई। और उसके पीछे का रीजन था अब्दुल का हैंड रिटन नोट जो वो अपनी फैमिली के लिए छोड़ गया था, और उसमें लिखे इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करने पर बदला लेने की धमकी दी थी। लंबी बीमारी के चलते ढाका के एक हॉस्पिटल में अब्दुल की डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को कालिंदी वापस लाया जाता है। अब्दुल ने मरने से पहले अपना बरियल इंस्ट्रक्शन एक नोट में लिख दिया था, जो मुस्लिम रीति रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ था।
फॉर एग्जाम्पल, उसने बरी करते समय अपना पैर वेस्ट में और सिर ईस्ट में रखने को बोला था, which is opposite of how people are buried, and it's also huge disrespect to Islamic faith. उसने उस नोट में लिखा था कि उसे उसके घर में ही एक गड्ढा कूद कर दफना दिया जाए, और उसमें और भी चीज़ें थी which people just couldn't allow. जब उसकी फैमिली मेम्बर्स ने उसके लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश की तो उनके रिलेटिव्स और आसपास के लोगों ने उन्हें रोक दिया। एंड में अब्दुल को ट्रेडिशनली बरी किया गया, लेकिन उसका एक भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर वहाँ प्रेजेंट नहीं था। अब्दुल के डेथ और पूरे बरियल इंसिडेंट के बाद, एज आई सेड, एडम फैमिली के इंटरेक्शंस, नेबर्स और इन जनरल बाहरी दुनिया से लगभग ख़त्म हो गए थे। पूरी फैमिली उसके डेथ के बाद ढाका शिफ्ट हो गई और उस घर का सबसे बड़ा बेटा मारूफ वहाँ काम करने लगा। लेकिन 2004 में ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड, विच वॉज डिवास्टेटिंग फॉर द फैमिली। सबसे पहले 1995 में अब्दुल एडम का पब्लिक ह्यूमिलिएशन, उसके बाद 2000 में उसकी डेथ और फिर 2004 में मारूफ का मर्डर। These 3 इंसिडेंट्स completely butchered the family. अब उनकी फैमिली में सिर्फ एक अर्निंग मेंबर बचा था, the only male member, the second son आदिल, जो प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाकर बचे हुए 8 लोगों का भी खर्चा पानी निकाल रहा था। इस पॉइंट पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और कुछ दिन बाद वो लोग ढाका से वापस कैलेंडरी आ गए। वापस आने के बाद उनका कॉन्टैक्ट आउट ऑफ वर्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। सिर्फ उनकी हाउसमेट रीना ही ग्रॉसरीज वगैरह लेने के लिए बाहर जाती थी एंड नेबर्स वर क्यूरियस अबाउट देम, लाइक जनरल क्यूरियोसिटी की क्या कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा है, एटसेट्रा। रूमर्स फैलने लगे कि एडम फैमिली ब्लैक मैजिक और सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म करती है। दे इन्वोक जिन्स एंड डेमन्स और फिर उन्हें कैद करके अपनी इच्छाएं पूरी करवाती है। इन इंसिडेंट्स की तरफ एडम्स का देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। अकॉर्डिंग टू देम दुनिया के सभी रिलीजन्स बकवास थे और वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से एडम्स उन सभी लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद के एजेंट्स मानते थे। उनके हिसाब से these agents were responsible for the death of their father and brother. उनकी ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें हैं, जितना भी अनबियरेबल पेन है, ये उन्हीं की वजह से है। ये इतने ज़्यादा है कि असली गॉड अब्दुल एडम को कोई देख ही नहीं पा रहा है और अब इनके पास सिर्फ एक तरीका बचा था। They wanted revenge. They wanted to be bigger than these agents and Prophet Muhammad himself. So they planned suicide. क्योंकि इसी तरीके से वे मारूफ और अब्दुल एडम से वापस मिल सकते थे और अपने दुश्मनों को ख़त्म कर सकते थे। ऐसा करने से इस दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी, ऐसा उन लोग का मानना था। एडम्स ने सुसाइड से पहले पर्सनल डायरीज बनाई थी, काइंड ऑफ सुसाइड नोट्स, जिससे पता चलता है कि उन्होंने इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी। इन डायरीज में लिखी हुई कुछ एंट्रीज बंगाली में हैं तो कुछ इंग्लिश में हैं। आदिल लिखता है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि सभी धर्म गलत हैं और इस धरती पर इन सबके बिना ही शांति स्थापित हो पाएगी। इस पूरी दुनिया में सबसे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर सिर्फ हमारा ही परिवार है। हम सब एडम्स हैं और हम इस दुनिया में सच्चाई स्थापित करने आए हैं, लेकिन हमारे शरीर को बार बार इन एजेंट्स द्वारा मार दिया जाता है। उनमें से सबसे बड़ी बहन अफसरी ने लगभग 40 पन्ने लिखे हैं जिसमें वो कहती है कि एडम इस दुनिया के गॉड है। ही इज कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेन्ड मैन, द बेस्ट। हम सब एडम की संतान हैं। ही इज द हाईएस्ट ट्रुथ एंड एवरीथिंग एल्स इज अ लाई। अगली बहन मॉन्सरा ने लगभग 109 पेजेस लिखे हैं जिसमें वो बताती है कि हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर कई तरीके अपनाए गए, जैसे हमें ब्लैक मैजिक से बहुत टॉर्चर किया गया, हमें फाइनेंशियली और मेंटली अटैक किया गया। मॉन्सरा ने अपने पोजेशन के बारे में भी बताया है। वो लिखती है कि कैसे पहली बार जब उसके फादर और ब्रदर की स्पिरिट उसके शरीर में आई थी तो उसकी बॉडी पूरी हीट अप हो गई थी और बाद में उसकी स्पिरिट परिवार के दूसरे सदस्यों में भी आने लगी। पूरे परिवार में सिर्फ एक मेंबर थी जो एडम्स की इन आइडियोलॉजी से अफेक्टेड नहीं थी और वो थी बेबी। रजिया की डायरी से पता चलता है कि वो लोग बेबी के बारे में क्या सोचते थे। वो लिखती है कि हमारे घर में कोई है जो उन एजेंट्स में से ही एक है। उस शैतान ने हमें बहुत हर्ट किया और इस घर में और इस पूरी दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं है। सबसे छोटी बहन शर्मीन ने लिखा, मैं एक सच्चाई लिख रही हूँ और ये सच्चाई आपको कहीं और नहीं मिलेगी।
एडम और ईव के बारे में हम जो भी जानते हैं वो सब गलत है। वो पहले एडम थे, उन्होंने ये पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड बनाया और वो हर सेंचुरी में आते हैं। इस बार वो बांग्लादेश में है और उनका नाम है अब्दुल एडम। इन एजेंट्स को ख़त्म कर देना ही हमारा आखिरी काम है। हम उन सब से बदला लेंगे जो हमें वो सब कुछ नहीं करने देते जो हम करना चाहते थे। बस इंतज़ार है तो सही वक्त का। हमारा समय जल्द ही आ रहा है और इसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा। उनकी हाउसमेट रीना की डायरी से पढ़कर पता चलता है कि वो एडम्स के इनर सर्कल में एक्सेप्टेड होने की वजह से खुश थी। वो अब्दुल एडम को नाना और उसकी बेटियों को आंटी बुलाती थी। रीना नेबर्स के बारे में लिखती है कि वो हमें कई तरीकों से परेशान करते हैं। इनविजिबली वो हमें ब्लैक मैजिक से टॉर्चर करते हैं और विजिबली कई बार वो हमारे फर्नीचर्स चुराने जाते हैं, टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़कर बाथरूम की पाइप्स उठाने जाते हैं और कई बार उन्होंने अंदर आकर पेड़ों को काटने की भी कोशिश की। उन डायरीज के हिसाब से अफसरी और हजीरा बीमार थी, जिसका कारण उन्होंने इविल इन्फ्लुएंस को बताया है। मोंटो और मुन्नी ने भी डायरी में लिखा कि मैं अब्दुल एडम हूँ एंड आई एम द क्रिएटर एटसेट्रा। लेकिन उन नोट्स को पढ़ के पता चलता है लाइक समवन हैज डिक्टेटेड देम टू राइट ऑल ऑफ दैट। उनकी माँ हजीरा और बाकी बहरों ने 1995 के पब्लिक ह्यूमिलिएशन और अब्दुल एडम और मारूफ के डेथ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। एडम्स अपने ब्रदर और फादर की डेथ को डिपार्चर बोलते थे। अकॉर्डिंग टू देम दे वर जस्ट टू पावरफुल टू बी डेड। For them, their departure was to strengthen their own position against their enemies. Adams के according their enemies were so influential कि उन्हें ख़त्म करने के लिए इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, and therefore they decided to die. I'm not sure of how much this claim is correct, पर कुछ reports के according to Adams 7 जुलाई से हर रोज suicide करने की कोशिश कर रहे थे। All their furnitures were made so that they could kill themselves. And they practiced it multiple times. And ultimately on 11th July 2007 उन्होंने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी, जिसमें टोटल 9 लोग थे। हजीरा, आदिल, 4 बेटियां अफसरी, मोंसरा, रजिया एंड शर्मीन, 2 बच्चे मोंटू और मुन्नी और उनकी मेड रीना। अगले दिन इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज़। ये पहली बार था जब बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ था। Thousands of people gathered on the site. They wanted to know the reason behind the act. कि आखिर हुआ क्यों? कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से एडम्स खुद को इन्फीरियर महसूस करते थे और धीरे धीरे बढ़ते प्रॉब्लम्स और प्रेशर की वजह से खुद को आइसोलेट करने लगे। एंड दिस सुसाइड वाज द अल्टीमेट वे। दूसरे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एडम्स ने ट्राई किया कि वे दूसरों को भी अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर पाएं, लेकिन वे फेल होते रहे, जिससे फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। एकमात्र अलाइव मेंबर बेबी ने बताया कि उसके फादर और एल्डर ब्रदर बहुत लंबे लंबे समय तक मेडिटेशन करते थे और रिलीजियस मैटर्स डिस्कस करते थे। मेनी पीपल इवन कॉल एडम्स एज सिवियर केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। According to some experts, Adams were suffering from shared psychotic disorder, which is extremely rare condition. इसमें सारे फैमिली मेम्बर्स डाइल्यूशनल होते हैं। इसमें यूजुअली सबसे पहले फैमिली का सबसे डोमिनेंट मेंबर डाइल्यूशंस मैनिफेस्ट करता है और बची हुई फैमिली भी उससे अफेक्ट हो जाती है। एंड मे बी द पर्सन हु शेयर्ड हिज डाइल्यूशन टू द रेस्ट ऑफ द फैमिली वाज अब्दुल एडम।